देखिएगा, देखिए आज की क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव का। देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है। देखिए नाम से समझ में आता है, डेरिवेटिव मतलब किसी चीज की वैल्यू को डिराइव करना। अब डिराइव किस तरीके से की जाएगी? किसी पर्टिकुलर वैल्यू को आप डिराइव करोगे तो किसी ना किसी वैल्यू के थ्रू करोगे। तो देखिए मैं इस बात में जो बातें मैं बता रहा हूं उसको मैं लिखवाना स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसको अपन लिखते लिखते समझेंगे। चलिए देखेंगे एक बार। देखें, मैंने आपको बोला डेरिवेटिव का मतलब क्या है। डेरिवेटिव मीन्स समथिंग डिराइव फ्रॉम वन वेरिएबल टू अदर वेरिएबल, टू अदर वेरिएबल। देखिए मैंने बोला डेरिवेटिव का मतलब डिराइव करना किसी पर्टिकुलर वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के अगेंस्ट में। यानी दो वेरिएबल जब आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के थ्रू क्या की जाएगी? डिराइव की जाएगी। इस बात को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि दूध है, दूध से क्या बनता है? पनीर। तो अगर पनीर की वैल्यू मुझे डिराइव करनी है तो किसके थ्रू करनी पड़ेगी? दूध के थ्रू। अगर मान लीजिए मिल्क की वैल्यू बढ़ती है तो क्या पनीर की वैल्यू बढ़ेगी? तो इसका मतलब पनीर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? मिल्क के ऊपर डिपेंड करती है। इसी प्रकार एग्जाम्पल और मैं क्या ले सकता हूं? जैसे शुगर केन हो गया और शुगर हो गया। तो शुगर किससे बनती है? शुगर केन से बनती है। तो शुगर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? शुगर केन के ऊपर। अगर शुगर केन की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या शुगर की वैल्यू बढ़ेगी? मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल। तो मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ पनीर कैन बी derived from the milk, from the milk। इसी प्रकार से मैंने बोला कि अगर आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? शुगर की निकालनी है। तो शुगर की वैल्यू मैं कैसे डिटरमाइन कर सकता हूं? कैन बी डिटरमाइन, या मैंने बोला डिराइव्ड कर सकता हूं फ्रॉम शुगर केन से। तो यहां पर जो दो वेरिएबल्स की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो मिल्क और पनीर के बीच में रिलेशन बताया, चाहे मैंने शुगर और शुगर केन के बीच में रिलेशन बताया, तो ये दोनों वेरिएबल आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अगर एक की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उस पर डिपेंड जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया कि इसमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू जो डिटरमाइन की जाती है वो किसी अदर वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है। मेरी इतनी सी बात समझ में आई? चलिए अब देखिए बात करते हैं कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो डेरिवेटिव वर्ड को पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल टर्म्स में पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है। तो अब आप हेडिंग लिखेंगे फाइनेंशियल डेरिवेटिव, टॉपिक लिखेंगे फाइनेंशियल डेरिवेटिव। चलिए इसमें लिखेंगे फाइनेंशियल डेरिवेटिव मींस, फाइनेंशियल डेरिवेटिव मींस एन इंस्ट्रूमेंट। ये कोई एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई एक प्रकार का एग्रीमेंट हो सकता है, कोई एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जिसकी वैल्यू, दोज वैल्यू कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट in which in which in which these instrument has been traded। तो देखो मैंने क्या बात बताई
कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव एक प्रकार का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है या एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसकी वैल्यू डिराइव की जाती है फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट से, जिस मार्केट में वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जनरली जो आप जानते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कमर्शियल पेपर हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, इसके अलावा कोई भी प्रकार के शेयर्स हो गए। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू किसी ना किसी फैक्टर पर डिपेंड करती है, किसी ना किसी वैल्यू पर डिपेंड करती है। ये उन वैल्यूज की बात कर रहा हूं जिनके थ्रू वो फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए हैं। तो यानी इन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की अगर मुझे वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो फाइनेंशियल मार्केट में इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रकार की वैल्यू चेंज होगी तो इन इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब जैसे देखिए मैं आपको इसमें बताता हूं। तो यहां पे दो बातें क्या बोली हमने कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव एक प्रकार का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक बात तो मैंने ये बोली। और दूसरी बात विच वैल्यू कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द समथिंग from something instrument or basis which depends on it। इसका मतलब मैंने दो बातें यहां पर क्या क्या बातें समझाई कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव मैंने बोला एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू डिराइव की जाएगी समथिंग, उस वैल्यू के थ्रू जिस पर ये क्या है, बेस करता है। अब बात करते हैं बेसिस का मतलब क्या है, ये किस पर बेस करता है, वो समथिंग चीज है क्या। तो देखिए मैंने यहां पर बोला जिस वैल्यू पर वो बेस करता है या बेसिस है क्या। तो मैंने यहां पर समथिंग एक एग्जाम्पल ले लिया कि समथिंग वैल्यू is an underlying asset। वो क्या है, एक प्रकार का असेट है। चलिए एक बार आप इतनी बात नोट करें, फिर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि अंडरलाइंग असेट होती क्या है और उस पर उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, पहले एक बार आप इतनी बात नोट करेंगे। चलिए यहां तक की बात नोट हुई। अब देखिएगा नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, समझना। तो देखिए मैंने बोला ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी प्रकार का एग्रीमेंट या कोई भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट जिस वैल्यू पर डिपेंड करता है या जिस पर बेस होता है, उस बेस का नाम मैंने लिया है अंडरलाइंग असेट। यानी अंडरलाइंग असेट की वैल्यू पर वो इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करता है। अगर उस अंडरलाइंग असेट की वैल्यू मार्केट में इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रकार का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी प्रकार का मैं बोलूं इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है वो क्या होगी, चेंज होगी। अगर वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो जिस असेट की वैल्यू पर डिपेंड करता है वो असेट की वैल्यू चेंज होगी तो क्या इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू चेंज होगी। तो इस बात को एक एग्जांपल के रूप में लिखते हैं। जैसे देखो कैसे, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया कि अ गोल्ड, एक सेकेंड, हाँ जी, एग्जांपल लिखेंगे अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन गोल्ड is the derivative instrument while gold is the actual। आगे लिखेंगे सो एक्चुअल गोल्ड is the underlying assets।
अंडरलिंग असेट। तो देखिए मैंने क्या बात बोली है, देखिए मैंने बोला है कि अगर मान लीजिए मैंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है गोल्ड को लेकर के, गोल्ड को खरीदने या बेचने से रिलेटेड कोई भी प्रकार का एग्रीमेंट फ्यूचर डेट को किया गया है, तो वो एग्रीमेंट या कोई वो कॉन्ट्रैक्ट जो गोल्ड को खरीदने या बेचने को लेकर के किया गया है, वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा मेरे लिए? फाइनेंशियल डेरिवेटिव कहलाएगा। अब उस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? उसकी अंडरलाइंग असेट के ऊपर डिपेंड करेगी, जो कि वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी। तो मैंने बोला कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी वाइल गोल्ड इज द एक्चुअल। लेकिन मैं क्या गोल्ड का ट्रेड कर रहा हूं? नहीं, उस गोल्ड की जो उसके खरीदने या बेचने को लेकर के कोई भी प्रकार का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना है, बस केवल उस कॉन्ट्रैक्ट पे मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं या मैं उसको खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो एक्चुअल गोल्ड क्या कहलाएगा यहां पर? अंडरलाइंग असेट। ठीक है, अब मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं क्या बात मैंने बोली है। देखो मैंने क्या बोला कि गोल्ड एक्चुअल गोल्ड है। क्या मैं एक्चुअल गोल्ड खरीद रहा हूं या बेच रहा हूं? नहीं है। उस गोल्ड के खरीदने या बेचने से रिलेटेड कोई भी प्रकार का एक एग्रीमेंट कर रहा हूं कि फ्यूचर डेट पर इसको मैं खरीदूंगा या बेचूंगा। ये क्या है? एक प्रकार का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है। इस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किस पर बेस्ड है? उस गोल्ड की वैल्यू पर बेस्ड है। अगर गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, तो इस वजह से उस एग्रीमेंट या उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी या कम होगी। इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलिए एक बार आप इतनी बात नोट कर लो। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, एक सेकेंड। तो अब देखिएगा मैं आपको क्या बात बता रहा हूं। अब डेफिनेशंस कुछ लिखेंगे आप। देखें सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, लिखेंगे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट the value of which can be derived can be derived from some underlying assets, some underlying asset to which such contract relates। हाँ जी, पहले एक बार आप इतनी बात नोट करो। हाँ जी, चलिए तो मैंने आपको क्या बात बताई कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हैं द वैल्यू ऑफ विच कैन बी डिराइव फ्रॉम सम अंडरलाइंग असेट टू विच सच कॉन्ट्रैक्ट रिलेट। यानी उस फाइनेंशियल डेरिवेटिव या उस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जिस असेट के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी, उसमें वैल्यू में चेंज आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे आप। पॉइंट नंबर 2 आगे लिखेंगे फॉलोइंग आर some underlying asset and they are derivative contracts। तो देखिएगा एक टेबल बनाते हैं अपन, कौन कौन से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कौन कौन सी अंडरलाइंग असेट्स होंगी, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अंडरलाइंग असेट के बारे में, और एक कॉलम लेंगे आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का।
देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने अंडरलिंग असेट के बारे में बात करी। अंडरलिंग इज अ कॉमोडिटी हो सकती है। अंडरलिंग इज कॉमोडिटी, वो कॉमोडिटी हो सकती है। कॉमोडिटी का मतलब वीट हो सकता है, कोई भी प्रकार का राइस हो सकता है, कॉमोडिटी कुछ भी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, एक्सेट्रा। अब ये अंडरलिंग असेट है, इसके ऊपर बनने वाला एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, उसको मैं बोलूंगा, जैसे मैंने बोला गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। गोल्ड के खरीदने या बेचने से रिलेटेड कोई भी प्रकार का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है फ्यूचर को लेकर के, तो वो उसका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार वीट को लेकर के लिया जाता है तो वीट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब देखो मेरी एक जनरल बात को समझना। देखिए डेरिवेटिव का सबसे पहले मैं बात करता हूं डेरिवेटिव का यूज क्या है ना। मैं कुछ एग्जांपल समझाता हूं आपको, पहले एक बार इसको नोट करो। यहां तक की बात नोट करी, अब सुनना ध्यान से। देखिए जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई भी प्रकार की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई होती है, रिलेट करती है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, रिस्क होता है, अनसर्टिनिटी मौजूद होती है। अनसर्टिनिटी किसी बात को लेकर के मौजूद होगी तो उससे रिलेटेड क्या होगा, एसोसिएटेड रिस्क होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में घाटा होने का भी सौदा हो सकता है, प्रॉफिट होने का भी सौदा हो सकता है। फाइनेंशियल मार्केट में आप शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अब आपका पॉइंट क्या है कि उस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके या रिस्क को खत्म किया जा सके। तो रिस्क को मिनिमाइज या खत्म किस वजह से किया जा सकता है, या कुछ ऐसा प्रोसीजर है क्या कि उस रिस्क को खत्म किया जा सकता है। तो वो काम में आने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है जो इस रिस्क को खत्म करता है ना, उसको मैं डेरिवेटिव नाम देता हूं। अब जैसे कैसे मैं इस एग्जांपल को आपको जनरल एग्जांपल समझाता हूं, कैसे देखो समझना। जैसे मान लो एक फार्मर है, वो फार्मर आज कॉर्न की खेती करता है, लाखों करोड़ों रुपए की उसने फसल लगाई और वो उस खेती को 4 महीने में पका करके मार्केट में बेचेगा। तो आज की तारीख में वो उस कॉर्न की खेती कर रहा है। अब उसके दिमाग में जो रिस्क है वो क्या क्या है उसको मैं बताता हूं। देखो रिस्क क्या हो सकता है कि 4 महीने के बाद वो जो फसल है वो किस प्राइस पर बिकेगी, एक रिस्क उसका इस बात को लेकर के हो गया। दूसरा रिस्क, उसको प्रॉपर बायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूसरा रिस्क हो गया। तीसरा रिस्क क्या, कि कितनी क्वांटिटी बिकेगी और कितनी क्वांटिटी नहीं बिकेगी, इसका रिस्क हो गया। तो वो जो कॉर्न की खेती कर रहा है, जो लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट उस खेती में उसने लगा रखा है, उसको लेकर के रिस्क क्या है कि फ्यूचर में 3 महीने या 4 महीने बाद ये किस प्राइस पर बेचेगा, कितनी क्वांटिटी में बिकेगा, या कोई बायर इसका प्रॉपर मुझे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ये उसके दिमाग में क्या चल रहा है, रिस्क चल रहा है। अब इस रिस्क को खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए वो क्या करेगा। आज की करंट डेट पे मैं बात कर रहा हूं, 4 महीने बाद वो अपनी फसल को बेचेगा, 4 महीने की बात तो बात की, आज क्या करेगा वो। तो आज इस रिस्क को खत्म करने के लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा या मैं कहूं तो एक एग्रीमेंट करेगा। किससे करेगा, उन लोगों से जो बहुत बड़े मार्केट के अंदर प्लेयर्स हैं, जो उस खेती को खरीद करके प्रोसेस करके मार्केट में बेचते हैं। यानी अल्टीमेटली मैं बात कर रहा हूं जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी होती है या फूड सेलिंग कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एग्रीमेंट करेगा। किस बात को लेकर के करेगा, आज की तारीख में वो एग्रीमेंट करेगा कि साहब आज से 4 महीने बाद मैं इतनी क्वांटिटी आपको सप्लाई करूंगा, इस प्राइस पर सप्लाई करूंगा, क्या आप खरीदेंगे क्या। तो उसने इस बात को देख करके श्योरिटी दे दी कि 4 महीने के बाद इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी को मैं परचेस करूंगा। बात समझ में आ रही है क्या। तो अब उसके दिमाग में जो रिस्क था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसको लेकर के उस फार्मर के दिमाग में जो रिस्क चल रहा था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। उसको एक प्रॉपर अश्योरिटी मिल गई कि साहब इतनी क्वांटिटी फ्यूचर के अंदर बिक जाएगी, इतनी प्राइस पर बिक जाएगी, और बायर उसका क्या हो गया, डिटरमाइंड हो गया। तो आज क्या हो गया, वो सेफ हो गया। अब वो आराम से खेती कर सकता है, फ्यूचर डेट पे उसको बेच सकता है। तो जो आज एग्रीमेंट बनाया गया है, जो आज कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। अब वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, उस कौन पर डिपेंड करती है। कौन की वैल्यू फ्यूचर में क्या जाएगी, उस वजह से उस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिटरमाइन होगी। सपोज मैंने एक एग्जांपल ऐसे बोला कि
कौन सपोज फ्यूचर के अंदर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है 100 रुपए का, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या हो गई, 100 रुपए की हो गई। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में या वो कौन फ्यूचर में 120 रुपए का बिकता है, तो वो अगली पार्टी को क्या हो गया, फायदा। अभी आपको फायदा नुकसान नहीं सोचना है ना, अभी आपको सिर्फ क्या सोचना है कि ये जो फार्मर है ये अपनी रिस्क को खत्म करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है आज की तारीख में, किस बात को लेकर के, फ्यूचर डेट में वो अपने प्रोडक्ट को क्या करेगा, बेचेगा। ठीक है क्या। अब इस बात को लेकर के श्योरिटी है कि बायर भी मिल गया, खरीदार भी मिल गया, क्वांटिटी भी सप्लाइड कितनी करेगा, किस प्राइस पे करेगा, वो निश्चिंत हो गया। क्या बात समझ में आ रही है। तो उसका रिस्क यहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है जो कि आपके रिस्क को खत्म करने का काम करता है या मिनिमाइज करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक एग्जांपल और देता हूं। अभी देखो, फायदा नुकसान नहीं सोचना कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने वाला है या बेचने वाला व्यक्ति, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा नुकसान क्या है, उसके लिए टेक्निक्स आती हैं, वो टेक्निक्स आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको क्या बात बता रहा हूं कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने कोई पर्टिकुलर सेल अमेरिकन बेस्ड कंपनी को की, और अमेरिकन बेस्ड कंपनी मेरे को पेमेंट किस रूप में करेगी, डॉलर में करेगी। वो पेमेंट कब आने वाला है, सपोज मैंने बोला 4 महीने के बाद वो पेमेंट आने वाला है। अब मेरे दिमाग में आज रिस्क किस बात को लेकर के चल रहा है कि 4 महीने बाद डॉलर की प्राइस बढ़ेगी कि कम होगी। अगर डॉलर की प्राइस कम हो गई तो मेरा नुकसान है। भाई आज मान लो मैंने $10,000 में किसी को प्रोडक्ट बेचा, $10,000 कब मिलेंगे मुझे, 4 महीने के बाद। आज डॉलर की प्राइस 80 रुपए की चल रही है। मैं क्या सोच रहा हूं, 80 इंटू 10,000, 8 लाख रुपए मुझे मिलेंगे। सपोज डॉलर की प्राइस फ्यूचर में 80 रुपए से 70 रुपए पे आ गई, तो फ्यूचर में कितना मिलेगा, 7 लाख रुपए मिलेगा। 1 लाख रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। मेरे दिमाग में डर क्या है कि फ्यूचर के अंदर अगर डॉलर की प्राइस कम हो गई तो मेरा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब मैं आज की करंट डेट पे क्या करूंगा, एक एग्रीमेंट बनाऊंगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा किसी पार्टी के साथ, किस बात को लेकर के कि भाई साहब मैं 4 महीने के बाद आपके पास आऊंगा और डॉलर आपको बेचूंगा, और उस एग्रीड प्राइस पर बेचूंगा। इसका मैं क्या बना लूंगा, एक एग्रीमेंट। तो आज मैं क्या सोच रहा हूं, आज उस डॉलर की कीमत 80 रुपए है, तो मैं अगर 80 रुपए मिल जाते हैं तो मैं निश्चिंत हूं। तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ या किसी भी पर्सन के साथ, किस बात को लेके कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मेरे को 4 महीने बाद 10,000 का डॉलर क्या है, रिसीवेबल है, डॉलर मिलेगा, तो मैं डॉलर को क्या करूंगा, बेचूंगा। किसको बेचूंगा, जो भी पर्सन से मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं। और किस प्राइस पर बेचूंगा, 80 रुपए पर बेचूंगा। मैं ये सोच रहा हूं सब आज 80 रुपए ना, मुझे 80 रुपए मिल जाए, मैं निश्चिंत हूं। तो मैंने इसका क्या बना लिया, एक एग्रीमेंट बना लिया। अब मेरी रिस्क खत्म हो गई। फ्यूचर में वो डॉलर की प्राइस कम होती है तो अगले का नुकसान है, बढ़ती है तो अगले का प्रॉफिट है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरी रिस्क क्या हो गई, खत्म। मेरे को 80 रुपए फ्यूचर में मिल जाएंगे, तो 80 इंटू 10,000, 8 लाख रुपए का रेवेन्यू मेरा जनरेट हो गया। तो मैंने क्या करा, अपनी रिस्क को खत्म कर दिया। अब यहां पर जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम देंगे, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नाम देंगे। क्या आपने को यह बात क्लियर हुई क्या, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है ना। अब इसमें फायदा नुकसान क्या होगा वो बात की बात है, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गई बात। चलिए अब देखिएगा आगे। तो मैंने यहां पर देखो क्या बात करी कि अंडरलाइंग असेट क्या है, कोई कॉमोडिटी हो सकती है, व्हीट, राइस और गोल्ड, और इस कॉमोडिटी से रिलेटेड कोई भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है फ्यूचर से रिलेटेड, वो आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब यहां पर जो अंडरलाइंग असेट है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, कोई कॉमोडिटी भी हो सकती है, कोई स्टॉक भी हो सकता है, शेयर्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा करेंसी भी हो सकती है। तो उनको आप लिखेंगे, देखिएगा। चलिए इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर बी, अंडरलाइंग इज एनी करेंसी, इज एनी करेंसी। करेंसी हो सकती है, करेंसी कौन कौन सी, डॉलर भी हो सकती है, येन भी हो सकती है, ठीक है, पाउंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या बोला, रुपया भी हो सकता है। चलिए इसमें लिखेंगे, तो डॉलर क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। डॉलर को लेकर के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, एग्रीमेंट बनाया गया है, तो वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। रुपए को लेकर के कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो क्या हो गया, आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसी प्रकार से और कौन सी अंडरलाइंग असेट्स हो सकती हैं, तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप। तो इसमें मैंने बोला अंडरलाइंग इज स्टॉक या शेयर्स
शेयर्स भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला विप्रो का शेयर है या रिलायंस का शेयर है, तो मैं एक्चुअल शेयर को खरीदूंगा या बेचूंगा नहीं, केवल उसके खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करूंगा मैं। तो मैंने बोला रिलायंस का शेयर जो है उससे रिलेटेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करूंगा मैं, तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसी प्रकार से अंडरलिंग असेट्स में एक जो जनरल आपके काम में आने वाली है वो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट। तो इसको लिखेंगे अंडरलिंग इज इंटरेस्ट रेट। अगर अंडरलिंग इंटरेस्ट रेट है तो इसका मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट होती है दो प्रकार की, लाइबोर और मिबोर। इसका मतलब होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट और इसका मतलब होता है मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। इसके बारे में आगे बात करेंगे क्या होता है। इंटरेस्ट रेट को लेकर के कोई भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर से रिलेटेड किया गया है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया आपको अंडरलाइंग असेट्स के बारे में और उनसे रिलेटेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। पहले आप इतनी बात नोट कर लेंगे। पाउंड, स्वैप मतलब एक्सचेंज करना, इंटरेस्ट रेट जो एक्सचेंज कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट। स्वैप क्या होता है, स्वैप बनाना सिखाऊंगा आपको मैं, अभी आएगा आपके स्वैप भी, है ना। चलिए यहां तक की बात नोट हो गई, दो पॉइंट आपने नोट करे। हाँ जी, अब आ जाएंगे तीसरे पॉइंट पर। चलिए इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। इन अदर वर्ड्स मैं बोल सकता हूं कि डेरिवेटिव इज बैटिंग इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव क्या है, इज बैटिंग इंस्ट्रूमेंट है। बैटिंग का मतलब सट्टा लगाना, यानी इस इंस्ट्रूमेंट के दम पर मैं कुछ पैसा कमा भी सकता हूं, कुछ पैसा गवा भी सकता हूं। उस इंस्ट्रूमेंट की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू डिराइव की जाएगी उसकी ओरिजिनल असेट के थ्रू। वो एक केवल कागज का टुकड़ा होगा, एक एग्रीमेंट होगा बस, ठीक है ना। चलिए आगे लिखेंगे पॉइंट नंबर 4। पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पार्टिसिपेंट इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने नाम लिया हेजर, दूसरा स्पेकुलेटर और तीसरा आर्बिट्रेजर। अब ये कौन कौन होते हैं इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हेजर के बारे में, तो पहले आप पॉइंट डालेंगे हेजर। हेजर कौन होता है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं फिर इसके बारे में लिखेंगे। देखिएगा, अब इस फाइनेंशियल मार्केट में या डेरिवेटिव मार्केट में जो पार्टिसिपेंट रोल प्ले करते हैं उन तीन प्लेयर्स के नाम मैंने क्या दिए हैं। एक होता है हेजर, एक होता है स्पेकुलेटर और एक होता है आर्बिट्रेटर। कौन कौन होता है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हेजर के बारे में बात करते हैं। देखो हेजर का मतलब क्या, मतलब ये कौन व्यक्ति को हेजर बोला जाएगा। हेजर वो व्यक्ति होगा जिसका कोई ना कोई एक्सपोजर फ्यूचर से रिलेटेड रिसीवेबल या पेबल के रूप में है। इसका मतलब कोई एक्सपोजर का मतलब, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मैंने अमेरिकन बेस्ड कंपनी को कुछ सामान बेचा और वो $10,000 मुझे फ्यूचर पीरियड पर मिलने वाले हैं, तो यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है किस बात को लेकर के, कि मुझे फ्यूचर में कोई ना कोई एक्चुअल में रिसीवेबल या पेबल है जिसके रिगार्डिंग मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं।
यानी कोई ना कोई एक्सपोजर करंट में मौजूद है जिसके बिहाफ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो हेजर व्यक्ति कौन कहलाता है? बड़े सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो वो व्यक्ति जिसका कोई ना कोई करंट बिजनेस है, जिसके रिगार्डिंग उसको फ्यूचर में कुछ ना कुछ रिसीवेबल जनरेट होने वाला है या फ्यूचर में कुछ ना कुछ पेबल जनरेट होने वाला है। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए अब इसमें आप लिखेंगे, पहले देखिएगा, इसमें लिखेंगे दे हैव an existing exposure, an existing exposure, वेदर रिसीवेबल का हो सकता है वेदर रिसीवेबल का हो सकता है या पेबल का हो सकता है, एंड दे टेक एंड दे टेक अ कॉन्ट्रैक्ट या पोजीशन in derivative market to protect himself himself due to risk arising या due to change in price। चलिए इतनी बात नोट करेंगे क्या? नहीं बताओ। देखो मैं बताता हूँ। आप देखो, जैसे मान लो मैंने आपको क्या बोला, समझना। देखिएगा, ये है करंट डेट पर मैं क्या बात बोल रहा हूं, समझना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मिस्टर एक्स हैव एन रिसीव्ड या रिसीवेबल, हैव एन रिसीवेबल एट अ फ्यूचर डेट of $10,000 for फ्यूचर डेट ऑफ $10,000, जो कि मैं फ्यूचर डेट बोल देता हूं कब, सपोज मान लीजिए मैंने बोला 4 मंथ, ठीक है ना, 4 मंथ फ्यूचर डेट या 4 महीने पे एक 10,000 का रिसीवेबल है फॉर द सेलिंग इन करंट पीरियड। देखिए, मिस्टर एक्स ने कोई भी प्रोडक्ट आज की करंट डेट पर बेचा है जिसका एक्चुअल रिसीवेबल है 4 महीने के बाद $10,000 का। तो एक्चुअल रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब एक फ्यूचर डेट पर उसको $10,000 के रूप में पैसा आएगा। अब रिस्क किस बात को लेकर के है उसके दिमाग में कि अगर डॉलर की प्राइसेस कम हो गई तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अब इस नुकसान को न होने के लिए वो आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा। किस बात को लेकर के? फ्यूचर में जब मैं डॉलर बेचने आऊंगा ना आपके पास, तो आप इस प्राइस पे खरीद लेना मुझसे, है ना। तो 10,000 का डॉलर आज की तारीख में 80 रुपए चल रहा है, फ्यूचर में 70 रुपए हो जाएगा। 70 हुआ तो नुकसान हो गया। तो मैं क्या चाहता हूं, 80 पर ही मेरे को फ्यूचर में भी मिले, यानी फ्यूचर में $1 के बदले 80 रुपए मिल जाए। तो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको फ्यूचर डेट पर डॉलर बेचूंगा और आप मुझे 80 रुपए दे देंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो हेजर वो व्यक्ति होता है जिसका एग्जिस्टिंग एक्सपोजर एग्जिस्ट करता है कि वो फ्यूचर डेट पर कुछ ना कुछ रिसीवेबल या पेबल का कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है। बात समझ में आ रही है क्या? चले एक बार आप इतनी बात नोट कर लो बस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में डेरिवेटिव के चैप्टर में सबसे पहले डेरिवेटिव का मतलब बताया मैंने कि किसी भी चीज की वैल्यू जब डिराइव की जाती है जो कि डिपेंड करती है किसी दूसरी वैल्यू के ऊपर, तो डेरिवेशन का मतलब होता है वैल्यू को डिराइव करना जिस पर वो आधारित है। फिर मैंने बताया था फाइनेंशियल डेरिवेटिव के बारे में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो भी मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, उनकी वैल्यू जो डिटरमाइन की जाती है वो जिस वैल्यू पे डिपेंड करते हैं या जिस इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करते हैं उससे डिराइव की जाती है।
जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई थी कि गोल्ड के रिगार्डिंग कोई भी प्रकार का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं, तो यहाँ पर गोल्ड के रिगार्डिंग अगर आप कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, और वो किस पर डिपेंड करता है? गोल्ड की वैल्यू पर। अगर फ्यूचर में गोल्ड की वैल्यू कम बढ़ होगी तो उस एग्रीमेंट की वैल्यू भी कम बढ़ होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए मैंने आगे बात करी थी कि साहब डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो तीन टाइप के पार्टिसिपेंट होते हैं। एक हेजर होता है, एक स्पेकुलेटर होता है, और एक आर्बिट्रेटर होता है। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे आप। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे आप, पॉइंट नंबर 2, स्पेकुलेटर। हाँ जी, देखिएगा। हाँ जी, एक बार देखना मैं क्या बात बता रहा हूँ, समझना। देखिए इसमें लिखेंगे, मिस्टर ए थिंक दैट डॉलर विल, हाँ सब लिखना है ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, कॉस्टली कॉस्टली इन फ्यूचर एंड ड्यू टू his perception wants to enter into contract into wants to enter into contract of dollar to earn profit knowingly well that if his his perception goes goes wrong, there may be loss on such contract। चलिए पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बात बताता हूं, इतनी बात एक बार लिखेंगे। बहुत सही तरीके से सिस्टमेटिकली लिखना, सारी बातें बहुत प्रॉपरली लिखाऊंगा मैं अब। चलिए अब मेरी बात को सुनेंगे आप। देखो सबसे पहले कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था हेजर के बारे में। हेजर कौन होता है पहले उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं, फिर अपन स्पेकुलेटर पे आते हैं। हेजर का मैंने आपको बताया था कोई ना कोई करंट एक्सपोजर चल रहा होता है रिगार्डिंग रिसीवेबल और पेबल, जो कि उसको फ्यूचर में रिसीवेबल होने वाला होगा या पेबल होने वाला होगा, और उसके रिगार्डिंग उसको अपना रिस्क जो है मिनिमाइज करना है या खत्म करना है। तो इसका एक छोटा सा मैंने एग्जांपल क्या समझाया कि मिस्टर एक्स ने कोई पर्टिकुलर सामान अमेरिकन बेस्ड कंपनी को एक्सपोर्ट किया है और 3 महीने के बाद आपको डॉलर रिसीव होने वाला है।
डॉलर कितना, 10,000 रुपए का डॉलर, सॉरी 10,000 डॉलर आपको रिसीव होने वाला है। अब आपके मन में डर क्या है, रिस्क क्या है आपके मन में, कि अगर डॉलर की प्राइसेस कम हो गई तो रुपया हमको कम मिलेगा, ये रिस्क है। अब इस रिस्क से बचने के लिए वो क्या करेंगे, आज की तारीख में एक एग्रीमेंट बनाएंगे ताकि अपने रिस्क को खत्म कर सकें। क्या बोला मैंने, दोबारा बात समझना। इस केस में हेजर, हेजर कौन व्यक्ति होता है, जिसका एक्चुअल में कोई एक्सपोजर है रिगार्डिंग रिसीवेबल पेबल। तो इस केस में मिस्टर एक्स को 10,000 डॉलर कब मिलने वाले हैं, 3 महीने के बाद। अब डर किस बात का है, कि आज अगर 80 रुपए का एक डॉलर चल रहा है और कल को 70 का हो गया तो मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या। अब वो क्या करेंगे, आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट किस बात को लेकर के करेंगे, कि साहब जब मेरे को 3 महीने के बाद डॉलर आएगा ना, तो मैं आपको डॉलर एक 80 रुपए की प्राइस पर बेचूंगा। मेरे दिमाग में रिस्क किस बात का है, कि आज 80 रुपए की प्राइस चल रही है, 80 से कम हुई तो नुकसान, आज 80 चल रही है, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया किस बात को लेकर के, कि 3 महीने के बाद मेरे पास डॉलर आएगा तो मैं डॉलर आपके पास बेचने आऊंगा। ये मैं बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ऐसे समझ लो आप। तो मैंने रिस्क को मिनिमाइज कैसे किया, कि मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया आज की डेट में, कि 3 महीने बाद जब डॉलर आएगा तो मैं आपको बेच करके 80 रुपए ले लूंगा। तो उसका रिस्क क्या हो गया आज की तारीख में, खत्म। अब 3 महीने के बाद डॉलर की चाहे कोई भी प्राइस हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे $1 के 80 रुपए मिलेंगे, इसका मतलब 10,000 डॉलर के 8 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो मेरा रिस्क क्या हो गया, खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है। तो हेजर है, तो मिस्टर एक्स क्या कहलाएगा, हेजर कहलाएगा। और हेजर किस व्यक्ति को बोला जाएगा, जिसका कोई एग्जिस्टिंग में एक्सपोजर है रिगार्डिंग रिसीवेबल या पेबल, वो एग्जिस्ट करता है, मतलब एक्चुअल में कुछ ना कुछ रिसीवेबल होने वाला है। बात समझ में आ रही है क्या। चलिए अब बात करते हैं स्पेकुलेटर की। स्पेकुलेटर कौन होता है देखिए, स्पेकुलेटर का मतलब बड़ा सिंपल सा, उसका कोई भी करंट एक्सपोजर नहीं है। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद क्या पैसा मिलेगा, क्या पैसा पे करेगा, ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, मन के अंदर एक परसेप्शन बना रहा है। किस बात को लेकर के, ध्यान से सुना, स्पेकुलेटर किस व्यक्ति को बोल रहा हूं मैं। वो मन में एक परसेप्शन इस बात को लेकर के बना रहा है कि फ्यूचर के अंदर डॉलर का प्राइस बढ़ने वाला है। आज 80 रुपए चल रहा है, कल को 100 रुपए हो जाएगा, ये उसका परसेप्शन है। ठीक है। अब वो क्या सोचता है, कि आज अगर मैं 80 रुपए पर डॉलर खरीद करके फ्यूचर में 100 रुपए पर बेच दूं, तो मेरा 20 रुपए का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या। अब इस केस में आज वो क्या करेगा, एक एग्रीमेंट करेगा। कौन, स्पेकुलेटर, किस बात को लेकर के, कि फ्यूचर के अंदर वो एक डॉलर बेचने आएगा कितने रुपए पर, 100 रुपए की प्राइस पर। मैंने एक एग्रीमेंट बना लिया, आज मैं स्पेकुलेटर हूं, मैंने क्या करा, 80 रुपए पर डॉलर खरीदा, और एक एग्रीमेंट फ्यूचर के लिए बना लिया कि 3 महीने बाद मैं आपको 100 रुपए का डॉलर बेचूंगा। अब 3 महीने बाद होंगे, मैं 100 रुपए का डॉलर बेच दूंगा, मतलब मैं डॉलर बेच करके 100 रुपए ले लूंगा। बात समझ में आ रही है क्या आपको। तो अब इस केस में क्या एग्जिस्टिंग एक्सपोजर किसी के रिसीवेबल पेबल के रिगार्डिंग है, नहीं है। उनके दिमाग में एक परसेप्शन है किस बात को लेकर के, कि फ्यूचर में ऐसा होगा तो मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं। लेकिन अगर वो 80 रुपए की प्राइस फ्यूचर में 70 की हो गई तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है क्या। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट होते कैसे हैं, फायदा नुकसान आप खुद की पार्टी को और काउंटर पार्टी को कैसे फायदा नुकसान है, आपको कैसे फायदा नुकसान है, मैं वो नहीं समझा रहा हूं आपको, वो मैं समझाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट बना करके बाद में, है ना। अभी आपको सिर्फ क्या समझना है, कि स्पेकुलेटर होता कौन है। स्पेकुलेटर जिसके रिगार्डिंग कोई रिसीवेबल पेबल नहीं है, केवल वो दिमाग में सोच रहा है ऐसा होगा तो मेरा प्रॉफिट बन जाएगा, तो मैं एक आज की तारीख में एग्रीमेंट बना लेता हूं, ताकि फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ेगा तो उसको बेच करके मैं पैसा कमा लूंगा। लेकिन अगर आपका परसेप्शन उल्टा हो गया तो आपको लॉस भी हो सकता है। वो व्यक्ति कौन कहलाता है, स्पेकुलेटर। ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन लिखो, स्पेकुलेटर की होती क्या है। देखो क्या बात लिखवाई मैंने, मिस्टर ए थिंक दैट कि डॉलर विल कॉस्टली इन फ्यूचर, डॉलर फ्यूचर में क्या होने वाला है, महंगा। एंड ड्यू टू हिज परसेप्शन वांट्स टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, डॉलर का जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किस पर्पस से, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से। आज 80 रुपए का चल रहा है, फ्यूचर में 100 रुपए का हो जाएगा तो मैं 20 रुपए का प्रॉफिट कमा लूंगा। ये एक परसेप्शन के बिहाफ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और पैसा कमाने की सोचूंगा। बात समझ में आ रही है क्या। knowingly well that if his perception goes wrong there may be loss on such contract, और अगर आपका परसेप्शन रॉन्ग हो गया तो आपको नुकसान होने के चांसेस भी हैं। अभी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना नहीं बता रहा, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है ना, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। अभी ये बात समझनी है, क्लियर है मेरी बात। अब इसमें आप लिखो बात, क्या बात मैं बता रहा हूं। अब इसमें लिखेंगे आगे,
देखिएगा, इसमें लिखेंगे दे हैव नो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर, नो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर, कोई भी एग्जिस्टिंग एक्सपोजर नहीं है किसके रिगार्डिंग, चाहे तो वो रिसीवेबल हो या चाहे वो पेबल हो, इसके रिगार्डिंग कोई भी एक्सपोजर एग्जिस्ट नहीं करता है। दे हैव they have a price belief, a price belief, and enter and they enter into derivative contract, into derivative contract to earn some profit, to earn some profit from their price belief, their price belief, knowingly well that knowingly well that if एक मिनट, knowingly well that if reverse, then they can lose, या आप बोल रहे हैं knowingly well that if, या इसको आप ऐसे लिखो they have no existing exposure, they have a price belief and they enter into a derivative contract to earn some profit from their price belief, knowingly well that if, या इसको मैं अलग तरीके से लिखा देता हूं, देखो if his perception, if his perception regarding price belief, if his perception regarding price belief reverse, then they enter into loss, इसको ऐसे लिख लो आप। कौन से वाले प्राइस के बाद, ये बिलीव, देखो दे हैव नो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर रिगार्डिंग रिसीवेबल एंड पेबल, दे हैव अ प्राइस बिलीफ एंड दे एंटर इनटू अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न सम प्रॉफिट फ्रॉम देयर प्राइस बिलीफ, knowingly well that if his perception regarding price belief reverse, then they enter into a loss। जो प्राइस परसेप्शन वो बना रहा था उसके रिवर्स अगर चला जाता है सिचुएशन, तो वो लॉस में एंटर हो जाएगा, मतलब वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। ठीक है, एक बार आप इतनी बात नोट कर लेंगे। 25 दिन, 20 से 25 दिन कोशिश करूंगा जल्द से जल्द कराने की। हाँ है, हाँ ये महीना तो पूरा लग जाएगा एक बार। ठीक है, मैं करता हूँ संडे को। चलिए, अभी देखो मैंने आपको हेजर के बारे में बताया, स्पेकुलेटर के बारे में बताया, तीसरा पॉइंट क्या है, आर्बिट्रेचर। चलिए अब लिखते हैं, मतलब मैंने जो बात बताई वो लिख, मैंने तो वो केस बता दिया कि मिस्टर एक्स अगर मान लो डॉलर के, हाँ डॉलर के रिगार्डिंग अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हाँ ये डेफिनेशन बताइए मैंने। क्या चीज,
स्पेकुलेटर वो व्यक्ति होगा, स्पेकुलेटर तो आप होगे। नहीं नहीं, वो तो हेजर के बारे में बताया था मैंने। मिस्टर एक्स हो गया। ना 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 ना, वो तो काउंटर पार्टी है। देखो सुनो मेरी बात को, एक्सपोर्ट का काम करते हैं और उनको लगता है कि फ्यूचर के अंदर हमको कोई प्रकार का रिसीवेबल या पेबल होगा, और उससे जो करेंसी एक्सचेंज है उस पर अगर हमको नुकसान होता है, उस नुकसान को हम खत्म करना चाहते हैं। अब करेंसी एक्सचेंज के रिगार्डिंग आपका फायदा नुकसान किस तरीके से होगा? आपकी या तो डॉलर की प्राइस कम हो जाएंगी या बढ़ जाएंगी, तो इससे जो फायदा नुकसान होगा उसको खत्म करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, आपको अगर जैसे मैं इससे बताऊं, देखो नॉर्मली बात को समझो, कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी। हाँ सॉरी। पहले तो हेजर के बारे में देखो, मैं कैसे करूंगा समझना ध्यान से। स्पेकुलेटर नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, स्पेकुलेटर बताता हूँ। देखो स्पेकुलेटर कौन होता है। हेजर तो अलग केस हो गया जिसका रिसीवेबल पेबल है। स्पेकुलेटर का कोई रिसीवेबल पेबल नहीं है। अब मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा वो समझना। जैसे मैं स्पेकुलेटर हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, आज की तारीख में 80 रुपए का डॉलर चल रहा है, फ्यूचर में 100 रुपए होगा, तो 100 रुपए होगा तो 100 रुपए में बेच दूंगा और 20 रुपए का प्रॉफिट कमा लूंगा। ठीक है ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आज की तारीख में डॉलर खरीद रहा हूँ, नहीं खरीद रहा हूँ, सुनना ध्यान से मैं कर क्या रहा हूँ। मैं आपको केस भी बताता हूँ, केस क्या है, ध्यान से सुनो मैं क्या बात बोल रहा हूँ। स्पेकुलेटर वाला व्यक्ति जिसका कोई रिसीवेबल पेबल फ्यूचर में नहीं है, यानी ना तो कुछ डॉलर रिसीव होने वाले हैं, ना ही वो डॉलर पे करने वाला है, आज के दिमाग, आज के करंट डेट पर वो एक दिमाग में परसेप्शन बना रहा है किस बात को लेकर के, कि आज डॉलर 80 रुपए का चल रहा है, मैं ये सोच रहा हूं कि फ्यूचर में डॉलर 100 रुपए का हो जाएगा, तो आज डॉलर को खरीदता हूं और फ्यूचर में बेच दूंगा तो 20 रुपए का प्रॉफिट कमा लूंगा। लेकिन क्या वो डॉलर खरीद रहा है? आज की तारीख में खरीद नहीं रहा है। ठीक है ना? अब वो कमाएगा कैसे, उस कमाने के तरीके को बताता हूं। वो क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। कॉन्ट्रैक्ट किस बात को लेकर के बनाएगा, कि फ्यूचर की डेट पर मैं आपको 100 रुपए का एक डॉलर बेचने आऊंगा। भाई आज खरीदूंगा तभी तो 100 रुपए का फ्यूचर में बेचूंगा। मैं आपको बेचने आऊंगा। कितने रुपए पे बेचने आऊंगा? 100 रुपए पे बेचने आऊंगा। बात समझ में आ रही है क्या? अब फ्यूचर की डेट पर 100 रुपए का हो गया, तो जिस आज एग्रीमेंट किस बात का बनाया है कि 100 रुपए पे बेचूंगा, बस ये एग्रीमेंट है। मैंने डॉलर आज की तारीख में खरीदा है क्या? नहीं खरीदा, आज 80 रुपए का चल रहा है। फ्यूचर में बेचूंगा क्या? बेचूंगा भी नहीं मैं सिर्फ एग्रीमेंट बना रहा हूं किस बात को लेकर के, कि फ्यूचर के अंदर मैं आपको 100 रुपए का डॉलर बेचूंगा, मतलब 100 रुपए में डॉलर बेचूंगा। बात समझ में आ रही है क्या? अब फ्यूचर डेट पर 100 रुपए का हो गया, तो अब वो जो काउंटर पार्टी है वो क्या करेगी, 100 रुपए में उसको बेचेगी। एक सेकेंड देखिएगा, तीसरा केस, आर बी ट्रेजर। पहले इसको आप लिख लो, ये होता कौन है। लिखेंगे, दे आर जनरली such financial institution, such financial institution having solid infrastructure, solid infrastructure and money power, and money power, and money power, they use, they use their expertise, their expertise to find, to find mispricing, mispricing in derivative market, in derivative market, आगे लिखेंगे, accordingly, accordingly they take a position, they take a position in the market, in the market to make, to make
riskless profit, to make riskless profit. देखिएगा, देखिए आर्बिट्रेचर का मतलब मैंने क्या समझाया उसको समझना। देखिए मैंने बताया कि दे आर जनरली सच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैविंग सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मनी पावर। They use their expertise to find mispricing in derivative market and according they take a position in the market to make riskless profit. इसका मतलब क्या? आर्बिट्रेजर एक बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज का पैसा इकट्ठा करते हैं और एक लार्ज क्वांटिटी में फंड जनरेट करते हैं। डेरिवेटिव मार्केट में जहां पर भी मिस प्राइसिंग चल रही होती है या बल्क पैसे को इन्वेस्ट करके और तुरंत बल्क पैसे को निकाल करके, जैसे इस मार्केट में क्या होता है वो बाद में बताऊंगा कंडीशन कैसे बनेगी। आप सिर्फ इतना समझो कि अगर किसी भी मार्केट में एक पैसे का भी ऊपर नीचे है तो एक करोड़ों रुपए बना लेते हैं। एक पैसे के ऊपर नीचे भी। एक पैसे का मतलब क्या भाई, आज मैंने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे और उसका 0.1% आप देख लो कि कितना प्रॉफिट होता है ना। जैसे मान लो मैंने 36.35 पर कुछ खरीदा, 36.40 पे कुछ खरीदा, ठीक है ना, 36.40 पे कुछ खरीदा और 36.41 पर बेच दिया और बेचने से 0.1 का मैंने क्या कमा लिया, प्रॉफिट। अब यहां पर तो 1 पैसे का प्रॉफिट कमाया है बहुत कम अमाउंट पर। अगर मैं यहां पर लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करूंगा, मैं 100 करोड़ इन्वेस्ट करे तो 100 करोड़ इन्वेस्ट करे तो उस पर आप बहुत मार्जिन मनी के हिसाब से बड़ा प्रॉफिट बना लोगे 0.1 पैसे के हिसाब से, है ना। जैसे मान लो सपोज मैंने बोला, आप इस बात को ऐसे समझो, देखो जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला कि कोई पर्टिकुलर शेयर 100 रुपए का आता है, ठीक है, और मैंने कितने इन्वेस्ट करे, सपोज मैंने आ, आ, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, एक बार छोटा अमाउंट लेके चलो, है ना, वरना तो बहुत करोड़ों में अलग हो जाएगा। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो 100 रुपए का एक शेयर है, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, 10,000 शेयर्स हो गए, ठीक है। तो मैंने इन्वेस्ट कितना किया है अभी, 10 लाख रुपए। इसकी प्राइसिंग हो गई 101 रुपए, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 10 लाख 10,000। तो मैंने आज अभी जस्ट 100 रुपए में खरीदा और 101 रुपए में बेच दिया। ये तो बाय करने वाला काम हो गया और ये सेल करने का काम हो गया, ठीक है ना। 100 रुपए का एक शेयर था, 101 रुपए हुआ, 1 रुपए का चेंज आया, 1 रुपए के चेंज के कारण से 10,000 रुपए कितने देर में कमा लिए, जरा सी देर में कमा लिए, है ना। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? अब यहाँ पर ये तो छोटा अमाउंट है 10 लाख रुपए, यही 100 करोड़ का अमाउंट होता तो आप बहुत बड़ा अमाउंट बना चुके होते, जस्ट बहुत छोटी सी मिस प्राइसिंग के कारण से। अब यहां पर बड़ा प्रॉफिट कब बना सकता है आदमी, जब उसके पास बहुत बड़ा फंड इकट्ठा है, तभी वो बना सकता है। छोटे फंड से तो छोटा पैसा बनेगा। तो ये जो काम करते हैं आर्बिट्रेजर का, वो बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बल्क पैसे को इन्वेस्ट करते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, और जो मिस प्राइसिंग डेरिवेटिव मार्केट में छोटे से पैसे को लेकर के कहीं ना कहीं दिखाई देती है उन्हें, वहां से वो बड़ा प्रॉफिट कमा लेते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? अब आप सोचेंगे सर उसमें लॉस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहां पर बोला गया है कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सपर्टाइज नॉलेज रखते हैं तो वो डेफिनेट प्रॉफिट कमाते हैं। मतलब उनका 95% तक चांस क्या होता है, प्रॉफिट कमाने का होता है। मतलब मैक्सिमम केसेस में वो प्रॉफिट ही कमाते हैं, लॉस बहुत कम केसेस में कमाते हैं, है ना। प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। मिस प्राइसिंग का देखो मैं केस आपको ऐसे समझाऊंगा, जैसे मान लो अ, एक एग्जांपल आपको मैं ऐसे दूं कि जैसे मान लो $1 कितने का चल रहा है, 70 रुपए 72 पैसे का चल रहा है सपोज, है ना। लेकिन आप HDFC बैंक के पास जाओगे, 70 रुपए 72 पैसे का $1 मिल रहा है, और एक बैंक के पास जाओगे वो 70 रुपए 71 पैसे का दे रहा है। अब जैसे डॉलर डॉलर में क्या होता है, हर सेकंडों में चेंज होते रहते हैं। अब मान लो वो चेंज हो रहा है, वो चेंज होने के कारण से HDFC बैंक ने जब चेंज किया और ICICI बैंक ने चेंज किया, उसके बीच में कुछ मार्जिन टाइम आ गया। मार्जिन टाइम होता है आपका 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड का। उस 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड में पैसा डाला और पैसा निकाला, और 0.1 पैसे का उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन कमा लिया। तो इसमें होता क्या है कि जो अलग अलग बैंक हैं या अलग अलग फाइनेंशियल, ये एक डॉलर को लेकर के बात, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, और भी केस बनेंगे वो बताऊंगा वो मैं। तो इसमें क्या होगा, 0.1 पैसे का मार्जिन टाइम के अंदर जो मिस प्राइसिंग थी दोनों बैंक को लेकर के, उससे उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। ये स्टॉक एक्सचेंज में पॉसिबल है। स्टॉक एक्सचेंज और वो जो आपकी करेंसी को लेकर के एक्सचेंज होता है उसमें भी पॉसिबल है।
ठीक है ना। बस आप तो सिर्फ अभी यहाँ पर इसका मतलब समझो कि ये व्यक्ति होता कौन है आर्बिट्रेटर, है ना। अभी ये करते कैसे हैं वो काम मत समझो, काम समझो कि दिक्कत है, उसको मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा, तब तक समझ में नहीं आएगा वो, है ना। आर्बिट्रेजर का मतलब तो आप बस ये समझो कि एक बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बल्क अमाउंट को या बल्क फंड को मिस प्राइसिंग वाली कंडीशंस पे इन्वेस्ट करके पैसा बनाते हैं, ठीक है ना। चलो, अब मैं आपका केस जो है वो चालू करूंगा पढ़ाना। तो अब आप आगे बढ़ते हैं, देखो यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए अब नोट करेंगे नेक्स्ट। मैंने कितने पॉइंट लिखवाए आपको भी? 4। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड, डेरिवेटिव मार्केट is organized in two ways, in two ways। पहला, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर का मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं ओटीसी। इसमें लिखेंगे 1 to 1 person, 1 to 1 person, 1 to 1 person कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा आप लिखेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें लिखेंगे वेयर देयर आर many buyers and seller, many buyer and sellers, and we are unknown about, we are unknown about the counterparty, the counterparty of the contract, of the contract। देखो डेरिवेटिव मार्केट में बताया दो तरीके से जो है स्ट्रक्चर्ड होता है, ये दो तरीके से ऑर्गेनाइज बनाया किया जाता है। एक मैंने बोला ओवर द काउंटर, एक एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है, दो चीजें समझना। ओवर द काउंटर का मतलब होता है 1 to 1। इसका मतलब मैं काउंटर पे गया, सामने वाले व्यक्ति से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट खरीदा और मैंने प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया। ओवर द काउंटर मतलब सामने वाला व्यक्ति बैठा है, उसको मैं जानता हूं और उसके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं खरीदने या बेचने का, ठीक है। तो आपको पता है सामने वाला व्यक्ति कौन है, ओवर द काउंटर हो गया। जब आपको पता ही नहीं है कि कौन है, मतलब आप शेयर मार्केट के अंदर इस प्रकार की ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो जहां पे बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं। आप जानते ही नहीं हो कि किसके साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो सकता है किसी केस में आप सेलर हो सकता है आप किसी केस में बायर हो। तो जब आप बायर तो सामने वाला सेलर होगा, तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप सेलर को नहीं जानते, सिर्फ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, प्रॉफिट कमाते हो, निकल जाते हो। ऐसे केसेस को क्या बोला जाता है, एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 नहीं बस पॉइंट 5 ही रखना है, नोट हो गया? नहीं नहीं, ये है मतलब डेरिवेटिव मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीकों से चलते हैं। एक तो ओवर द काउंटर चलते हैं 1 to 1 person, और एक नॉर्मल। हम्म वो नहीं पता, वो नहीं पता। हाँ, जैसे मान लो आज किसी कंपनी का आईपीओ आया, आईपीओ आया इसका मतलब वो शेयर ने, वो कंपनी ने पहली बार अपने शेयर इशू करे, तो आपको ये वाली बात पता है कि आप उस कंपनी से खरीद रहे हैं, आप खरीद लिए, ठीक है। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस समझना, कोई कंपनी आज से 10 साल पहले लिस्ट हो चुकी थी, उसके शेयर्स की ट्रेडिंग चलती है। अब आप मार्केट से शेयर खरीद रहे हो, आपको पता है क्या किसके शेयर खरीद रहे हो, नहीं पता। आपने शेयर बेचे
मैंने शेयर खरीदे, हाँ, कुछ पता नहीं है। मतलब मैंने क्या है कि ओपन मार्केट के अंदर जाकर के शेयर खरीदे हैं, तो वो किसके खरीदे हैं मुझे नहीं पता। उसमें कोई ना कोई बेचने वाला, कोई ना कोई खरीदने वाला। अब आपको काउंटर पार्टी के बारे में नहीं पता कि वो कौन है, ठीक है ना। 1 to 1 पर्सन में, जैसे मान लो मैं बैंक के पास गया, HDFC बैंक में, और उसमें मैंने डॉलर की कोई रिसीवेबल या पेबल को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट किया कि साहब फ्यूचर के अंदर डॉलर अगर सस्ते हो जाएंगे तो मेरे को नुकसान हो जाएगा, है ना। आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ आज की करंट डेट के हिसाब से, ताकि मेरा नुकसान ना हो। तो इस केस में मैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे बैठ के कर रहा हूँ, टेबल पे बैठ के कर रहा हूँ। किसके साथ कर रहा हूँ, बैंक वाले के साथ। मुझे पता है कि मैं बैंक वाले के साथ कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है क्या। तो ये हो गया ओवर द काउंटर, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात नोट हो गई। अब मैं आपकी मेन कहानी शुरू करूंगा डेरिवेटिव की, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले अब आप हेडिंग डालेंगे टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 लिखेंगे आप, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। चलो, अब देखो एक जनरल बात। अब मैं आपको बताऊं, बात करूं कि डेरिवेटिव का चैप्टर जो है ना, आपका एक्चुअल चैप्टर, वो आज से स्टार्ट हो रहा है। आज से मतलब मैं कल से करूंगा, तो केवल इस बात को जनरल बता रहा हूं मैं अभी, है ना। ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, यहां से अपन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का मतलब क्या है। देखिए, फॉरवर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पीरियड के लिए आप एक एग्रीमेंट बनाएंगे। और एग्रीमेंट किस चीज का बनाएंगे, रेट का। क्या बात बोली मैंने। फॉरवर्ड का मतलब नाम से क्या समझ में आता है कि आप फ्यूचर पीरियड के लिए कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और किसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रेट्स के रिगार्डिंग। रेट्स कौन सी होती हैं जनरली, इंटरेस्ट रेट्स होती हैं। तो उनके रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। बेसिकली इसको शॉर्ट में लिखा जाता है FRA, ठीक है। चलो मैं आपको कल ही बताऊंगा फिर अब, है ना।